हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, सुधीर ई क्लासेस में। मैं सुधीर एक बार फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जीके का, जीएस का, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिलहाल में ये एनटीपीसी और रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और ये सेशन है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के दिन का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से बांग्ला में की थी, यानी बांग्ला लैंग्वेज में की थी। ऑप्शन बी, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बांग्ला में रचित गान जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोच समझ के आंसर देंगे। 1 नंबर का प्रश्न है। और जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से बांग्ला में नहीं की थी, इसलिए ये सही नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अल्फ्रेड नोबल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? आपके ऑप्शन है ए, स्टीम इंजन, ऑप्शन बी, ऑटोमोबाइल, ऑप्शन सी, डायनामाइट, ऑप्शन डी, टेलीफोन। तो बताना चाहूँगा जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। डायनामाइट का आविष्कार से मिली थी। ये इनको जो है डायनामाइट के आविष्कार से मिली थी दोस्तों, डायनामाइट के आविष्कार से मिली थी। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कोणार्क मंदिर के देवता हैं, बताइए। ऑप्शन है ए सूर्य, बी कृष्ण, सी शिव, डी ब्रह्मा। दोबारा पढ़ता हूँ प्रश्न। कोणार्क मंदिर के देवता हैं, ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कोणार्क मंदिर के देवता सूर्य हैं और ये उड़ीसा राज्य में है। आपका उड़ीसा के कोणार्क शहर में ही आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो कि कोणार्क मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और इसके देवता कौन है, तो सूर्य देवता हैं। चलिए बिना देर के चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। और प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ए अल्बानिया, बी एस्टोनिया, सी यूनान, डी लाटविया। ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ। अल्बानिया, एस्टोनिया, यूनान, लाटविया। और जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, अल्बानिया। अल्बानिया जो है यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भरतपुर सेक्चुरी किस राज्य में स्थित है? भरतपुर सेक्चुरी किस राज्य में स्थित है? तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है, ऑप्शन बी राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान में भरतपुर सेक्चुरी स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 6 बिना देर किए हुए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। आपके ऑप्शन है ए श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, ऑप्शन बी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, ऑप्शन डी श्रीमती शीला दीक्षित। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
देखिए एक तो प्रश्न ये बनता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति ये हैं, तो ये कौन है? तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हैं। अब ये दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है, ये श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की पहला महिला राष्ट्रपति थी, उनका कार्यकाल क्या था? तो आप जानेंगे, उनका कार्यकाल रहा 2007 से 2012 तक। प्रश्न नंबर तीसरा इससे क्या बनेगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 3 बनेगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल जी थी और वे कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहीं? तो वो उनका जो है 12वीं राष्ट्रपति थी अपने भारत की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए ये रहा 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट किनके बीच संधि है? सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि किनके बीच की संधि है? आपके ऑप्शन है ए चीन और जापान, ऑप्शन बी यूएसए व रूस, ऑप्शन सी यूएसए व यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी चीन भारत और रूस। तो बताना चाहूँगा जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यूएसए व रूस। यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस के बीच की ये संधि है। और ये कब हुआ था? तो बताना चाहूँगा दोस्तों, ये 5 फरवरी 2011 को लागू हुआ था। ये किसके लिए हुआ था? इसका पूरा नाम भी जान लीजिए, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। और ये हुआ किसके लिए था? तो बताना चाहूँगा सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि जो है यूएसए और रूस में सामरिक शस्त्र में कमी लाने के लिए ये संधि दोनों ने किया था। तो इसका पूरा नाम आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसमें हथियारों में कमी लाने के लिए, रिडक्शन में कमी, रिडक्शन मतलब कमी करने के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? आपके ऑप्शन है ए भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ऑप्शन सी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑप्शन डी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताना चाहूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोबारा से आपके ऑप्शन पढ़ देता हूँ, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र का संगठन है। चलिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, सन सिटी कहाँ स्थित है? सन सिटी कहाँ स्थित है बताए दोस्तों? ए इटली में, बी जापान में, सी मैक्सिको में, डी दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन ए इटली में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी मैक्सिको में, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। बिल्कुल सही आंसर है, जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। चलिए आज के दिन का आखिरी प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भैंसों के विकास से, ऑप्शन बी भेड़ों के विकास से, ऑप्शन सी उर्वरकों के उत्पादन से, ऑप्शन डी सुअरों के विकास से। ऑप्शन दोबारा पढ़ देता हूँ, ए भैंसों के विकास से, बी भेड़ों के विकास से, सी उर्वरकों के उत्पादन से, और डी सुअरों के विकास से। तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ये फर्टिलाइजर उत्पादन से है, उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध, भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से है। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है दोस्तों। मैं इस वादे के साथ मैं विदा लेता हूँ, मैं फिर मिलूँगा कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।
नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।